एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका तपस्या एकेडमी पर। आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल भाई, सही है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत में वन तथा वन संसाधन। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप विभिन्न प्रकार के संसाधन दिए हैं, उसी में एक वन संसाधन है। वन संसाधन हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारी दैनिक जीवन की उपयोग की हर चीज़ों को उपलब्ध कराता है। आज हम इसी के बारे में विस्तृत से पढ़ने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी जानकारी को आप नोट करते जाएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में वन संसाधन। भारत में वन तथा वन संसाधन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रकृति से हमें यह संसाधन उपहार स्वरूप मिला है, जिससे हमारे जीवन की बहुत सारी उपयोग की चीज़ें इसी वन से पूरी होती हैं। बहुत सारी उपयोग की चीज़ें इसी वन से पूरी होती हैं। आज हम इसी के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही कम शब्दों में हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि ये सभी जानकारियाँ आपके दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचे। तो आगे बढ़ते हैं, बिना समय को वेस्ट किए पढ़ते हैं भारत में वन तथा वन संसाधन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वनों का वितरण किस प्रकार से है। भारत में विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु की विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है। अब इसी प्रकार की जो जलवायु की विविधता है, जिसके कारण भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है, इसी विकास को हम पढ़ने के लिए हम वनस्पतियों को विभिन्न भागों में बांटते हैं, ताकि हमें पढ़ने और समझने में काफ़ी आसानी हो कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में उपलब्ध होती है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसा कि आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। यानी ये इस प्रकार के वन कहाँ मिलते हैं? तो इस प्रकार के वन ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं, ऐसे क्षेत्रों में इनका विस्तार होता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। तो समझ में आया आपको कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान उच्च रहता है। कब? वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। तो समझ में आया आपको कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में हमें उपलब्ध होगा, किन क्षेत्रों में हमें मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते कहाँ हैं? आपको आपके स्क्रीन पर मैप दिख रहा होगा, इंडिया का मैप दिख रहा होगा, और उस मैप पर आपको वृक्ष भी दिख रहे होंगे। इन वृक्ष की स्थिति ही इनके मिलने का स्थान प्रदर्शित कर रहा है। यानी जो जहाँ पर वृक्ष है, मैं उनके नाम बता रही हूँ। उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के वन मिलते हैं। यानी किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें मिलते हैं। ये अधिक वर्षा के कारण काफ़ी सघन होते और सदा हरित रहते हैं। यानी जैसा कि आपको पता चल गया कि जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, वहीं पर ये वन मिलेंगे। यानी वर्षा ज़्यादा हुई और इन अधिक वर्षा के कारण ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती हैं, जो हमारे आर्थिक दृष्टि के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं होती। इनका अधिकांश उपयोग जलावन लकड़ी के रूप में होता है। यानी इसका अधिकांश इन लकड़ियों का उपयोग हम अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है,
इसके अंतर्गत आते कौन कौन से पौधे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। तो समझेंगे, इसके अंतर्गत रबड़, महोगनी, ताड़, बांस, सिनकोना आदि वृक्ष आते हैं। तो इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, ये आपको याद होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी है। यानी अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपके सामने होगा क्वेश्चन कि रबड़, मोहगनी, ताड़, बांस, सिनकोना आदि किस प्रकार के वन से आते हैं, यानी किस प्रकार के वन में मिलते हैं। तो आपको बताना होगा ये रबड़, मोहगनी, ताड़, बांस, सिनकोना ये सभी वृक्ष हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलते हैं। तो समझ में आई बात, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपको आंसर देना है, इन सारी बातों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा भारत में वनों को पढ़ने के लिए। आगे बढ़ें। अब आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के होते हैं? हमने सदाबहार वन पढ़ लिया, अब आती है बात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। तो ये वन कहाँ मिलते हैं? जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर मध्य वर्षा होती है। तो कहाँ मिलती है, कहाँ होती हैं? जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। इनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। तो इनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। इनका विस्तार पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल, हिमालय के तराई क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि जगहों पे हमें मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर बात किया जाए तो यह किन किन जगहों पे हमें मिलता है? तो यह बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आदि जैसे स्थानों पर हमें मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए वर्षा की कितनी मात्रा की जरूरत होती है? तो आप कहेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होनी चाहिए। किसके लिए? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता कम होने के कारण ये वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। आपको हर एक चीज का मतलब उसके शब्दों से समझना होता है। जैसा कि हमने सदाबहार वन से समझा था कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, उसी प्रकार पर्णपाती वन, पर्णपाती मतलब पर्ण यानी पत्तियां होती हैं और पाती मतलब गिरना होता है। तो जो वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं हम उनको पर्णपाती वन कहते हैं। तो यानी ये वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वनों की आर्थिक दृष्टि से, इन वनों का आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व काफी ज्यादा होता है। ये हमारे आर्थिक इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए काफी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करती हैं। यानी हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से ये अधिक महत्व की होती हैं। अब इनके अंतर्गत आते कौन कौन से पौधे हैं, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो हम इसका आंसर देंगे सागौन, साल, चंदन, महुआ, आंवला, शीशम आदि वृक्ष आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? सागौन आता है, साल आता है, चंदन आता है, महुआ, आंवला, शीशम, ये सभी प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। सिंपल आपको क्लियर हुआ होगा कि सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, उष्णकटिबंधीय वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क यानी नाम से हमें समझ में आ रहा है, शुष्क यानी सूखा हुआ, यानी जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, हम उस क्षेत्र को हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। यानी शुष्क क्षेत्र में मिलने वाली जो वन होते हैं हम उनको शुष्क पर्णपाती वन कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपको समझ में बहुत आसानी से आ गई होगी कि शुष्क वो क्षेत्र होते हैं जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यानी उसी शुष्क स्थान पर मिलने वाले वन को हम उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहेंगे। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपका दिमाग यूज करना है और शब्दों को पकड़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान, अब शुष्क यानी सूखी जगह कौन कौन सी है आपको पता होगा, राजस्थान है, गुजरात है, दक्षिणी पंजाब है, हरियाणा है तथा कुछ भाग जो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया का प्रदेश होता है वह शुष्क क्षेत्रों में आता है। तो यहाँ पर मिलने वाले जो वनस्पति और जो वन होंगे वो भी शुष्क होंगे। तो समझ में आया ये वन कहाँ कहाँ मिलेंगे, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट के वृष्टि छाया प्रदेश। इन वनों को यहाँ पर देखा जा सकता है। इन वनों वृक्षों की जड़ें काफी लंबी होती हैं ताकि ये गहराई में बल की प्राप्ति कर सकें। अब शुष्क जगहों पर ये वृक्ष होते हैं, तो ये अब शुष्क जगह पर ये वृक्ष होते हैं तो अपने को जमीन से पकड़ने के लिए इनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं ताकि जमीन को अच्छे से जकड़े रहें। इनके पत्ते कांटेदार होते हैं। इसके अंतर्गत आता है कौन कौन सा वृक्ष, तो बबूल, खैर, बैर आदि अन्य जो झाड़ियां होती हैं वो इस वन के अंतर्गत आती हैं। तो समझ में आया आपको, तीनों वन के बारे में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अगर बहुत फास्ट हो रहा हो तो आप जरूर बताइएगा, मैं बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ को सीखें, इसलिए थोड़ा सा जल्दी सीखने की कोशिश करें और इस वीडियो का आप यूज़ करें। मरुस्थली वन, क्या होता है मरुस्थली वन? इस प्रकार के वनों का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में हुआ जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी हमने अभी पीछे वाले वन में पढ़ा कि शुष्क में क्या होता है कि जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वह शुष्क क्षेत्र कहलाता है। अब मरुस्थल कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वह क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। तो वहाँ पर मिलने वाले वन भी क्या कहलाएंगे? मरुस्थली वन कहलाएंगे। समझ में आई बात? यहाँ वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। अब जो मरुस्थल में वन होते हैं यह किस प्रकार से दिखते हैं? यह छोटी छोटी झाड़ियों के स्वरूप में होते हैं। वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं ताकि यह अपने को मिट्टी से अच्छे से जकड़ सकें। पत्तियां मोटी होती हैं और कटीली होती हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कैक्टस का पौधा है, ये कैक्टस का पौधा ही शुष्क यानी मरुस्थली वनों में पाया जाता है। इसकी पत्तियों पर कांटेदार होते हैं और ये पत्तियां मोटी मोटी होती हैं। इनका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, ठीक है, यहाँ पर ही हमारे भारत में जो मरुस्थल का क्षेत्र है यह पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में है। तो ये वन भी वहीं मिलेंगे। अब इसके अंतर्गत आते कौन कौन से पौधे हैं? तो हम जानते हैं कि कौन कौन से पौधे आते हैं। नागफनी, कीकर, बबूल आदि ये सभी पौधे मरुस्थली वन में मिलते हैं। समझ में आई इतनी बात? आपको वनों के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल से आपको बताया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये वन क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। और लास्ट ज्वारीय वन यानी मैंग्रोव वन जिनको हम कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं? इस प्रकार के वन वनस्पति समुद्र तट तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी जहाँ पर जो डेल्टा क्षेत्र होता है, समुद्र का तट होता है, वहाँ पर मैंग्रोव वन हम देख सकते हैं। यानी हमें वहाँ मैंग्रोव वन मिलते हैं। इन क्षेत्रों की मिट्टी दलदली हो जाती है। अब समुद्र का तट है तो वहाँ की मिट्टी दलदली ही होगी। उच्च ज्वार के कारण यहाँ का जो जल होता है वह नमकीन जल हो जाता है। तो यहाँ पर ही हमें मैंग्रोव वन प्रकार के वन मिलेंगे जहाँ पर मिट्टी दलदली होगी और जो नमकीन जल होगा वह नमकीन होगा। वहीं पर हमें मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति यानी ज्वारीय वनस्पति मिलती है। ठीक है, अब इस प्रकार की वनस्पति देखते हैं कहाँ कहाँ मिलती है। मैप में आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार की वनस्पति हमें गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, महानदी, गोदावरी, कावेरी इन नदियों के डेल्टाई में पाया जाता है। ठीक है, और अगर पश्चिमी की बात करें तो रत्नागिरी, गोवा, कुंडलपुर ये सारी जगह पे मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इनके अंतर्गत आते कौन कौन से वृक्ष हैं तो समझते हैं कौन कौन से वृक्ष आते हैं।
सुंदरी, सेनोरिटा, फोनिक्स आदि वृक्ष आते हैं। तो मैंग्रोव प्रकार के वनस्पति में किस प्रकार के वृक्ष आते हैं? सुंदरी, सेनोरिटा और फोनिक्स प्रकार के वृक्ष आते हैं। सुंदरी वनों की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही मैंग्रोव वन को, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का मैंग्रोव वन है, उसको हम सुंदर वन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए हम उसको सुंदर वन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ये सारे प्रकार के आपके सामने मैंने वनों को बताया है, एक्सप्लेन किया है। आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। वीडियो अच्छा हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संपूर्ण विश्व में 3.3% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन की बात हम कर रहे थे, तो संपूर्ण विश्व में कितने परसेंट हमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो संपूर्ण विश्व का 3.3% भारत में मैंग्रोव वन पाया जाता है। वर्तमान में भारत में 4,921 वर्ग किलोमीटर यह वन पाए जाएंगे। कौन से? मैंग्रोव, जिसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको हम सुंदरवन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, फिर गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। मैंग्रोव वन लाल, काले तथा सफेद मैंग्रोव में विभक्त किया जाता है। अब मैंग्रोव वन को हम किन 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं? लाल, सफ़ेद, पीले पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, ताकि हम मैंग्रोव वन को और भी अच्छे से समझ सकें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।